अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं बना रहा हूँ और छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, 9-10 में जैसा भी हमने देखा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आए, जिसको हम कहते हैं तसव्वुराती सवाल, ठीक है। अब कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी कुछ इस पैटर्न पे बनेंगे। तो बच्चों, पैटर्न तो चेंज होगा नहीं, और ये किसी को पता नहीं है कि सवाल जो है कॉन्सेप्चुअल आएंगे या वैसे ही जैसे चलते हुए आ रहे हैं रिवायती तौर पे वैसे आएंगे। अभी आज या बल्कि 3-4 दिन पहले हमारी बात हुई है 3-4 लोगों से जो बोर्ड के ही हैं, प्रोफेसर लेवल के। तो उन्होंने तो ये कहा है कि किसी किस्म के अभी तो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आएंगे, और ना तो चेयरमैन की तरफ से हिदायत की गई है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पेपर सेटर बनाए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आज की इस वीडियो में कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि अगर ये सवाल आ गए तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और ये कैसे आ सकते हैं। हम अगर हम देखें नॉर्मली जो पेपर आता था, डिफाइन फ्रिक्शन, ठीक है, डिफाइन इनर्शिया, क्लियर हो गया। ये तो आप डेफिनेशन लिख दिया करते थे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये लिख दिया करते थे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, ये भी लिख दिया करते थे, ठीक है। व्हाट से सवाल आपका शुरू होता था। लेकिन बच्चों, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में सवाल व्हाट से शुरू नहीं होता। व्हाट से शुरू होने का मतलब आपसे सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या है, इसका फॉर्मूला लिखे, इसका यूनिट लिखे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आपका एक पूरी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग देखी जाती है, और आप फिजिक्स के लॉस को या फिजिक्स के टॉपिक्स को किस तरह डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, ये देखा जाता है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में। तो पीछे मैंने कुछ क्वेश्चन है किस तरह से आ सकते हैं, आपको सिर्फ आइडिया देना है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं और किस तरह से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ हमने कुछ लिखा हुआ है। अब देखें, पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का जो पहला टाइप है वो है वाई। वाई का मतलब क्यों, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि वाई का मतलब है इस सवाल में आपको कॉजेस देने और इफेक्ट देने, ठीक है। ये किस वजह से हुआ है, रीजन देने, और उसका क्या इफेक्ट होगा। जैसा कि एक एग्जांपल भी मैंने आपके सामने लिखी है। वाई आर लार्ज साइज ऑफ टायर्स यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक, ठीक है। बड़े ट्रक वगैरह होते हैं, इसमें बड़े साइज के जो टायर्स हैं वो क्यों यूज होते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही क्या होगा, कम प्रेशर होगा। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, आपका प्रेशर का कॉन्सेप्ट चेक करेगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना आसान सवाल था कि बड़े टायर क्यों यूज किया जाते हैं, सिर्फ प्रेशर। इसका देखा जाए तो एक लॉजिकल और कंसेप्चुअल आंसर है। आपको पता होना चाहिए प्रेशर के बारे में एक एक चीज, ठीक है। इसी तरह सवाल ऐसे भी आ सकता है, व्हाट हैपेंस इफ, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ का मतलब क्या होगा अगर, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए। अब देखें एक और सवाल हमने लिया, व्हाट हैपेन टू द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज टेकन टू मून। अगर सिंपल पेंडुलम को अर्थ से मून पे लेके जाया जाए तो उसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो बच्चों, इसमें असल जो कॉन्सेप्ट आपका चेक किया गया है वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट चेक किया गया है कि अर्थ से अगर आप ऊपर जा रहे हैं मून पे तो ग्रेविटी क्या होगी, पेंडुलम की इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर आपने ये पूरा टॉपिक समझा हुआ है कंसेप्चुअली, ठीक है, तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सवाल ये इस तरह से भी आ सकता है, इज इट पॉसिबल, या फिर कैन से शुरू हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, क्या ये मुमकिन है या फिर क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं। अब ये सवाल क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कैन अ बॉडी हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। अब ये कह रहे हैं क्या एक बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो सकती है लेकिन उसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है। तो ये अगर आपने स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि स्पीड स्केलर होती है और वेलोसिटी वेक्टर होती है, और सर्कुलर मोशन में स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो वेलोसिटी बन जाती है। सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, वाई से क्वेश्चन शुरू हो सकता है,
दूसरा क्या हमने यहाँ पे लिखा है व्हाट हैपेंस इफ, क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, ठीक है। और तीसरा है कैन या फिर इज इट पॉसिबल, ठीक है। चौथा सवाल जो शुरू हो सकता है हाउ डस, ठीक है, किस तरह या कैसे, कैसे मतलब आप देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ लिखा हुआ है हाउ डस द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंजेस इफ डायमीटर इज डबल्ड। ये कह रहे हैं अगर डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी। तो यहाँ पे बच्चों डायमीटर का और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप बताया गया है। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है रिलेशनशिप, ठीक है, ताल्लुक बताया गया है कि अगर डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी। बेसिकली आपसे पूछा गया रेजिस्टिविटी, जिसको हम कहते हैं रॉ। आपने सुना होगा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं कैपिटल और रेजिस्टिविटी को रॉ बोलते हैं। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा रेजिस्टिविटी का तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और क्या है डिफरेंशिएट बिटवीन। अब देखिए ये आम डिफरेंस नहीं है, वैसे तो लग रहा होगा आपको इसका और इसका दरमियान काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताएं, मास का या वेट का डिफरेंस बताएं, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं डिफरेंस में। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है बच्चों वो क्या देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इतना तो सही था, इतना तो नॉर्मली आप कर सकते थे। अब आगे क्या लिखा हुआ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंशिएट करें इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में, और किससे रिलेट करें उसको, काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपने काइनेटिक एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ हो इलास्टिक और इनलास्टिक का तो आराम से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह दो और मैंने लिखे हैं एक्स्ट्रा, तो इस तरह भी आ सकता है शो दैट, ठीक है, ये साबित करें, बोलते हैं नहीं दलील देके साबित करें, लॉजिक देके साबित करें, इस तरह से भी सवाल आ सकता है। और आखिर में था एक्सप्लेन व्हाई, जिस तरह ये तो रीजंस आते हैं आपको पता होगा, ठीक है। रीजन बहुत आसान है, रीजन क्या है, जैसे फर्स्ट करें जैसे सुनते हैं कि डिफाइन इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है आपने लिख दिया, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई पैसेंजर, जब मतलब कि पैसेंजर बस के अंदर खड़ा हुआ है और जब ब्रेक अप्लाई हुए तो वो आगे की तरफ क्यों मूव करता है। तो बच्चों ये भी बहुत आसान है, असल में इन्होंने किसके बारे में पूछा है, इन्होंने इनर्शिया के बारे में पूछा है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो सब कुछ कर सकते हैं आप। एक दो सवाल मैं और बताता हूं, मैंने निकाल के रखे थे आपके लिए। अब देखें अब देखें ये लिखा हुआ है हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, कैसे, ये देखें ये वाला आ गया, हाउ डज टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड पे कैसे अफेक्ट करता है। तो ये आपको पता होगा टेम्परेचर जब गैस के मॉलिक्यूल्स या एयर के मॉलिक्यूल्स को हम देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो मॉलिक्यूल तेज 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 रैंडम मोशन करते हैं। तो इट मीन्स के काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है टेम्परेचर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये आपने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चन चैप्टर में आपने किया हो। अच्छा एक और है एक्सप्लेन व्हाई अ स्मॉल नीडल सिंक्स बट अ ह्यूज शिप फ्लोट्स। ऐसा क्यों होता है कि एक सुई जो कि डूब जाती है समंदर में, लेकिन आपने देखा होगा बड़े बड़े जहाज जो होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं डूबते। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्लियर। अच्छा एक और है कैन अ बॉडी हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो। ये देखिए ये वाला सवाल आ गया कैन वाला, कि कैन अ बॉडी हैव एक्सेलरेशन, बॉडी क्या एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी के पास अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, अगर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और आपको पता है जो एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी या तो चेंज होगी या तो बढ़ेगी या फिर कम होगी। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का सवाल ही पैदा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है आपको कि एक फेदर को मतलब पर को और एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को कि वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम आपको पता है एब्सेंस ऑफ एयर, जहां हवा नहीं होती, दोनों को फेंका जाए एक ही साथ, तो दोनों जो है जमीन पे कैसे गिरेंगे। तो वैसे कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे अगर आप नॉर्मली सोचें कि भारी वाली चीज क्या होती है, जल्दी गिरेगी, वो फेदर है, और पर है वो आराम से गिरेगा। लेकिन अगर वैक्यूम की बात करें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तमाम ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स अप्लाई करती है, चाहे वो ज्यादा भारी बॉडी हो चाहे वो हल्की बॉडी हो, तमाम बॉडी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास के इंडिपेंडेंट होता है, बड़े जितने बड़ा हो या जितना ही छोटा हो, क्लियर। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल थे जो बच्चों हमने किए, इसको डिस्कस किया। अब देखें पेपर में आते हैं या नहीं आते।
वो तो बाद में ही देखा जाएगा। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आता है स्टेट ओम्स लॉ, डिफाइन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लिखे, फॉर्मूला लिखे, V इज इक्वल्स टू आई आर। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या वोल्टेज को दुगना करने से करंट कितना बढ़ेगा। तो ये अगर आपको इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन आती हो, V इज इक्वल्स टू आई आर, और वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं इस लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का जवाब। अच्छा, हमने क्लास फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे, लॉन्ग की बात कर रहा हूं अभी मैं, क्योंकि शॉर्ट में तो आप न्यूमेरिकल्स भी अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो उसका जो पीडीएफ है, बल्कि उसका लिंक नीचे मैंने कमेंट में दिया हुआ है, लेकिन असल जो हमने बनाया था पेपर, उसी के कॉन्सेप्चुअल सवालात के, अगर वो सवाल कंसेप्चुअली आ गए, लॉजिकली आ गए, इस तरह से पूछे गए, तो वो किस तरह पूछे जाएंगे। क्लियर। एक तो हमने अपना पेपर बनाया था नॉर्मली, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन थे, इसमें 8-9 क्वेश्चन दिए थे, उन्हीं 8-9 क्वेश्चंस को मैंने कंसेप्चुअली बनाया कि अगर वो कंसेप्चुअली आ गए तो किस तरह से आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।